हेलो दोस्त, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं या थंबनेल में आपने देखा होगा, इस वीडियो के अंदर आप लोग को शिशुनाग वंश तथा नंद वंश की जानकारी हम देने जा रहे हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं हर्यक वंश का अंत किसने किया है बच्चों। ये किया है शिशुनाग ने, और हर्यक वंश का अंत करके अपने वंश की स्थापना कर देता है और उस वंश का नाम रखता है शिशुनाग वंश। तो आगे हम लोग देखते हैं, पहला हेडिंग हम लोग का क्या हो जाएगा, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश से रिलेटेड आइए हम लोग जानकारी को देखते हैं। तो आप लोग का पहला पॉइंट रहेगा शिशुनाग वंश का संस्थापक। आपसे क्या पूछा जाएगा, शिशुनाग वंश का संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक। या आपसे पूछा जाए वास्तविक संस्थापक, तो आप लोग का आंसर होगा शिशुनाग। शिशुनाग। यदि आपसे पूछा जाए शिशुनाग वंश से पहले मगध पर शासन किसका था या किस वंश का था, तो आप बताएंगे हर्यक वंश का शासन था। यदि आपसे पूछा जाएगा शिशुनाग वंश से बाद मगध पर किस वंश का शासन रहा, तो आप बताएंगे नंद वंश का शासन रहा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली, क्या पूछा जाए, भारत का सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा रहा, तो आप लोग क्या बताएंगे, नंद वंश बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे, नंद वंश। तो अभी हम लोग नंद वंश की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किस वंश की चर्चा कर रहे हैं, शिशुनाग वंश की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए अगर आपसे पूछा जाए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन रहा, आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग का उत्तर होगा नंदी वर्मन। क्या रहेगा दोस्तों, नंदी वर्मन। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए किससे रिलेटेड, शिशुनाग वंश से, जिसमें संस्थापक या वास्तविक संस्थापक आपके शिशुनाग हो गए। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम शासक शिशुनाग वंश का कौन रहा, तो शिशुनाग, और अंतिम शासक पूछा जाए कौन रहा, तो आप बताएंगे नंदी वर्मन रहा। अब हमारा अगला पॉइंट या चर्चा किससे रिलेटेड रहेगा, तो हमारा डिस्कशन रहेगा इसके संस्थापक शिशुनाग से रिलेटेड। तो पहला संस्थापक कौन है, शिशुनाग। पहला संस्थापक जो है शिशुनाग है बच्चों। आइए इससे रिलेटेड देखते हैं, या एक पॉइंट यहाँ पर छूट गया, तो आपसे पूछा जाए शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो आप लोग को पता होगा 412 ईस्वी में ही शिशुनाग ने किसका अंत किया था बच्चों, नाग दशक का। इसलिए इसका स्टार्ट तो 412 ईस्वी ईसा पूर्व ही रहेगा, लेकिन इसका अंत कहाँ पर हो जाता है, तो 344 ईसा पूर्व। अर्थात शिशुनाग वंश का शासन रहा 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, शिशुनाग वंश जो है इसका शासन कब से कब रहा, तो 412 से लेकर कब तक रहा बच्चों, 394 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। किसका बच्चों, शिशुनाग का शासन शिशुनाग वंश पर रहा। अब ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट राजधानी की बात किया जाए तो शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ बनाया था बच्चों, तो वैशाली बनाया था। कहाँ बनाया था राजधानी, वैशाली इसने राजधानी बनाया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन है, आपसे पूछा जाए शिशुनाग का उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी के बारे में बात किया जाए तो इनके उत्तराधिकारी थे बच्चों कालाशोक। क्या नाम था इनके उत्तराधिकारी का? कालाशोक थे इनके उत्तराधिकारी। आइए अब हम लोग शिशुनाग ने कुछ ज़्यादा अपने शासनकाल में नहीं किया बच्चों। इसने राजधानी वैशाली से चेंज करके इसने राजधानी पाटलिपुत्र से चेंज करके वैशाली ले गए और वहाँ पर शासन किए। इसके बाद इनका पुत्र जो कालाशोक है वह शासन प्रारंभ करता है। तो आइए अब नेक्स्ट शासक कौन आएगा? कालाशोक। क्या नाम है अगले शासक का? कालाशोक। या फिर आपसे पूछा जाए शिशुनाग वंश का दूसरा शासक कौन है, तो भी आप लोग का इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कालाशोक होगा। आइए इसके बाद हम लोग कालाशोक से रिलेटेड जानकारी जानते हैं। इनकी शासन की बात करेंगे तो 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। आप लोग को इस डेट में नहीं उलझना है, नहीं तो आप लोग को काफ़ी इतिहास बर्डन लगेगा, बोझ लगेगा आपके माइंड पर। तो ये डेट में एज ए नॉलेज आपको बता रहा हूँ, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग को याद करना हो तो शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में आप लोग से पूछ लिया जाए, लेकिन इनके अंदर के जो वंशज या शासक हैं उनके बारे में आप टाइम पीरियड के ध्यान नहीं दीजिएगा। आइए देखते हैं कालाशोक से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको हमने बता दिया ये क्या है बच्चों? शिशुनाग वंश के दूसरे शासक हैं, ठीक है। इसके बाद जब कालाशोक क्या हो गए थे, शासक बन गए थे, तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था बच्चों? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी बच्चों? द्वितीय बौद्ध संगीति। आप लोग को याद होगा द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ किसके समय में? कालाशोक के समय में। कहाँ पर हुआ? तो वैशाली में। वैशाली। संस्थापक कौन रहा या उसका देख रेख वाला कौन रहा, राजा कौन रहा, किस राजा की देख रेख में ये संगीति हुई? तो आप बोलेंगे कालाशोक। किस राजा के समय बच्चों? कालाशोक के समय में। और आप लोग को इस बात को हमने जब क्लास ले रहा था तो बताया था कि जब कालाशोक वैशाली में द्वितीय संगीति कराता है, बौद्ध संगीति कराता है, अर्थात वहाँ सभी प्रकार के धर्म के लोग वहाँ पर आएंगे उसकी राजधानी में, जिसके कारण वहाँ बहुत अच्छा लगा इससे संगीति कराकर, लोगों से मिलकर, अर्थात हर धर्म के गुरुओं से, बड़े बड़े गुरु से मिलकर विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ। और इसने क्या किया? राजधानी घोषित किया बच्चों। क्या? अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित कर दिया? वैशाली को। जिसके कारण आगे फ्यूचर में चलकर यहाँ पर अगर ये अपनी राजधानी रखता तो इसके सारे राजनीतिक जानकारी या इसके सभी सेना के गुप्त जानकारी विरोधियों को मिल जाता, क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी होने के कारण ये किसी को वैशाली में प्रवेश करने से मना नहीं कर सकता और गुप्तचर आकर इसके सारे राजनीतिक जानकारी या फिर सेना से रिलेटेड जानकारी को विरोधियों को पहुंचा देते तो इन्हें समस्या होता। इसलिए इन्होंने अपनी सांस्कृतिक राजधानी तो वैशाली को रखा, लेकिन अपनी राजधानी अर्थात राजनीतिक राजधानी चेंज कर दिया बच्चों। कहाँ पर बनाया? या प्रशासनिक राजधानी या राजनीतिक राजधानी कह दें, राजनीतिक। राजनीतिक राजधानी इन्होंने कहाँ रख दिया? पाटलिपुत्र। कहाँ रख दिया? पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बना दिया बच्चों? अपनी राजधानी। तो पूछा जाएगा कालाशोक जब शिशुनाग वंश पर शासन कर रहा था तो राजधानी कहाँ थी बच्चों? तो आप लोग बोलेंगे पाटलिपुत्र को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। सॉरी बच्चों, इनके उपनाम के बारे में बात किया जाता है। उपनाम। कौन सा नाम बच्चों? उपनाम। तो इनका उपनाम जो है बच्चों वो क्या है? वो है काकवर्ण। क्या नाम है बच्चों? काकवर्ण। काकवर्ण इनका उपनाम है। क्या नाम है बच्चों? काकवर्ण। जो इनका उपनाम काकवर्ण है ये पुराणों में दिया गया बच्चों। कहाँ पर? पुराणों में। पुराणों में इसकी जानकारी मिलती है, इनके उपनाम की जानकारी। किसके उपनाम की बच्चों? कालाशोक के उपनाम की जानकारी हमें पुराण में दी गई है।
अब आते हैं हम लोग ध्यान देते हैं उपनाम के बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हमने इनको बता ही दिया आपको। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ? वैशाली में हुआ बच्चों, ठीक है। इनकी जाति के बारे में कभी कभी आपसे बात किया जाता है कि ये किस जाति के थे। तो इनकी जो जाति थी बच्चों, जाति इनका क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय। ये क्षत्रिय जाति के थे बच्चों। क्या थे? क्षत्रिय जाति के थे। अर्थात इन्होंने क्या किया? क्षत्रियों का ज़्यादातर विकास पर ध्यान दिया था बच्चों, ठीक है। अर्थात आप लोग ध्यान दो, प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए बच्चों? प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक, अगर प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था पूछा जाएगा तो आप आंसर में देंगे बच्चों कालाशोक। क्या है बच्चों? कालाशोक। प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन है बच्चों? कालाशोक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कालाशोक जो थे बच्चों ना, आपसे पूछा जाए शिशुनाग वंश का दूसरा शासक तो आप लोग बता देंगे कौन है? कालाशोक है। अगर आपसे पूछा जाए जो कालाशोक है उसका द्वितीय शासक कौन है, अर्थात कालाशोक का उत्तराधिकारी कौन है, क्या पूछा जाए बच्चों? कालाशोक का उत्तराधिकारी, तो आप लोग बताएंगे नंदीवर्मन। क्या बताएंगे बच्चों? कालाशोक का उत्तराधिकारी कौन होगा? नंदीवर्मन कालाशोक के उत्तराधिकारी थे बच्चों। क्या थे? उत्तराधिकारी। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आइए, ये हमारा आपसे शिशुनाग वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से हमने आपको बताया शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या रहा बच्चों? 412 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा बच्चों? 344 ईसा पूर्व तक का समय टाइम पीरियड शिशुनाग वंश का कहलाता है। इसके संस्थापक की बात करें या वास्तविक संस्थापक का तो शिशुनाग है, और इनके अंतिम शासक की बात करें तो नंदीवर्मन है। तो इसके पहले संस्थापक अर्थात पहले शासक की बात करें हम शिशुनाग का, इसका टाइम पीरियड क्या रहा बच्चों? 412 से लेकर कितने तक रहा बच्चों? 394 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड इनके शासनकाल का रहा, जिनमें इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई? वैशाली को बनाया था इन्होंने अपनी राजधानी। और शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी अर्थात शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? अगला उत्तराधिकारी कालाशोक बनते हैं। कालाशोक इसके द्वितीय संस्थापक अर्थात कालाशोक इस वंश के दूसरे शासक बनते हैं, जिनका शासनकाल रहा 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक का इनका शासनकाल रहा। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति कराई गई बच्चों, जिनमें द्वितीय बौद्ध संगीति कराई गई, जिससे इस संगीति से बहुत सारे विद्वान अर्थात बौद्ध धर्म के विद्वान यहाँ पर आए, जिनसे काफ़ी प्रसन्न रहे। और इससे प्रसन्नता के कारण इन्होंने अपने वैशाली को क्या घोषित कर दिया बच्चों? सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया। सांस्कृतिक राजधानी घोषित करने के कारण यहाँ सभी प्रकार के धर्म के लोग आने पर ये मना नहीं कर सकते थे, जिसके कारण अगर यहाँ पर ये अपनी प्रशासनिक राजधानी भी बनाए रखते तो इनके सेना के सारे गुप्त जानकारी दुश्मनों के हाथ लग सकते थे। इसलिए इन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी को चेंज करके कहाँ रख दिया बच्चों? पाटलिपुत्र में रख दिया। और उपनाम की बात किया जाता है तो कालाशोक का उपनाम क्या नाम है बच्चों? काकवर्ण इनका नाम है, जो कहाँ पे मिला है? पुराणों में इसकी जानकारी हमें मिलती है। इनकी जाति की बात किया जाए तो कालाशोक एक क्षत्रिय थे बच्चों। प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक भी कालाशोक को माना जाता है। किसे माना जाता है बच्चों? प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कालाशोक को माना जाता है। अर्थात कालाशोक का उत्तराधिकारी की बात करें कि कालाशोक के बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा, तो वो बनता है कौन बच्चों? नंदीवर्मन। और यही नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का क्या है बच्चों? अंतिम शासक भी है। तो आइए अब इसके अगले शासक अर्थात नंदीवर्मन के बारे में हम लोग बात करते हैं।
अगला शासक कौन है बच्चों? नंदीवर्मन। कौन है? नंदीवर्मन। नंदीवर्मन के बारे में आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। नंदीवर्मन क्या था बच्चों? एक अयोग्य शासक था। कैसा शासक था बच्चों? अयोग्य शासक। अयोग्य शासक होने का फायदा इसका कौन उठा लेता है बच्चों? यह उठा लेता है महापद्म नंद। महापद्म नंद इनकी क्या कर देता? हत्या। महापद्म नंद क्या कर लेता है? इनके अयोग्य होने का फायदा उठाता है और नंदीवर्मन का हत्या कर देता है और शिशुनाग वंश का इस प्रकार से अंत हो जाता है। और महापद्म नंद क्या करता है बच्चों? अपने वंश के नाम से शुरू करता है, अर्थात नंद वंश की स्थापना करता है। तो अब हम लोग किस वंश की तरफ बढ़ेंगे बच्चों? ध्यान रखिएगा, नंद वंश की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पूरा कंप्लीट नॉलेज हमारा शिशुनाग वंश। अब हम लोग आते हैं नंद वंश की तरफ। कहाँ पर आते हैं? नंद वंश। जैसा हमने शिशुनाग वंश के टाइम पीरियड की बात किया था, उसी तरह हम नंद वंश के टाइम पीरियड की बात करें तो 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व का जो समय रहा बच्चों, वो रहा किसका? नंद वंश का शासन रहा। किस पर? मगध महाजनपद पर। आइए ध्यान देते हैं इनके पॉइंट के बारे में। तो पॉइंट पहला आप लोग जानते हैं, संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाएगा तो आप लोग बता देंगे बड़े से। संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक। संस्थापक कहा जाए या वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? महापद्म नंद। महापद्म नंद क्या नाम था बच्चों? महापद्म नंद इनका नाम था, जो नंद वंश के संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे शक्तिशाली बात किया जाए, भारत का सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? तो आप लोग बोलेंगे कौन सा वंश बच्चों? नंद वंशी था। भारत का सबसे शक्तिशाली वंश, भारत का सबसे शक्तिशाली वंश की बात किया जाएगा तो आप लोग का आंसर होगा नंद वंश। कौन सा वंश बच्चों? ध्यान रखिएगा, नंद वंश। अब यहां ध्यान दो, भारत के राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र बनाने का जो उद्देश्य था, भारत जो राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र की जो भावना हमारे देश में लाई हुई बच्चों, जो आज भी भारत हमारा क्या है? एक राष्ट्र है। ठीक है। अंतिम शासक कौन रहे इसके? देखो, भारत के विचारधारा, भारत के एक राष्ट्र की विचारधारा किस वंश ने लाया? आपसे पूछा जाएगा। भारत को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो नंद वंश ने किया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा, एक राष्ट्र की विचारधारा दिया किस वंश ने? एक राष्ट्र की विचारधारा किस वंश ने दिया? किस वंश ने दिया? तो आप लोग का आंसर होगा नंद वंश। कौन सा वंश बच्चों? यही जिस वंश की हम बात कर रहे हैं, नंद वंश। अब ध्यान दीजिए, जैसे सभी वंशों में संस्थापक और अंतिम संस्थापक की हम बात करते हैं, उसी तरह अगला पॉइंट क्या हो जाएगा नंद वंश से रिलेटेड? तो अंतिम संस्थापक। आप लोग को संस्थापक भले भूल जाइएगा, आप लोग भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे, आप लोग संस्थापक को तो याद रख के ही रखे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा अंतिम संस्थापक भी है, अर्थात अंतिम शासक भी पता होना चाहिए। तो कौन अंतिम शासक है बच्चों इस वंश का? घनानंद। कौन है? घनानंद।
इस वंश का अंतिम शासक अर्थात नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक है। तो इसके प्रथम शासक की अब हम बात करते हैं। प्रथम शासक कौन है? महापद्मनंद। क्या नाम है बच्चों? महापद्मनंद इस वंश के प्रथम शासक रहे हैं। इन्हीं से रिलेटेड अब हम पॉइंट को चर्चा करेंगे। जैसे राजधानी की बात किया जाए, राजधानी, तो महापद्मनंद ने राजधानी बनाया बच्चों। राजधानी जो बनाई है, इन्होंने राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बना दिया बच्चों? राजधानी बना दिया। किसने? महापद्मनंद ने। अगर इनकी जाति की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए बच्चों? जाति, किस जाति के ये थे? तो इसके पहले बच्चों कालाशोक के बारे में आप जानते हो। प्रथम क्षत्रिय अर्थात ब्राह्मण वंश का संस्थापक, प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन रहा? तो आप लोग जानते हैं कालाशोक रहा। अभी जस्ट इसके पहले हमने शिशुनाग वंश में इस पॉइंट को डिस्कस किया। तो उसने ब्राह्मण वंश को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था बच्चों। इसीलिए ये क्या था? काफी खफा था। किससे? ब्राह्मण वंश से। तो ये जब ये बना राजा अर्थात नंद वंश की स्थापना किया मौका पाकर, तो ये क्या था? ये इसकी जाति जो थी बच्चों क्षुद्र थी। क्या थी? इसकी जाति की बात किया जाए कि इनकी क्या जाति थी, तो शूद्र थी बच्चों। क्या था? शूद्र था, जिसमें ये थे बच्चों नाई। क्या थे? नाई थे ना। अब ये नाई थे तो क्षत्रियों का ये क्या करना चाहते थे? सर्वनाश करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? सर्वनाश। अर्थात क्षत्रिय से ये खफा थे और जब राजा बन गए तो क्षत्रियों का अपने साम्राज्य से क्या करना चाहा? अंत करना चाहा था बच्चों। ठीक है, अर्थात ध्यान दीजिए, इसने क्या किया? क्षत्रियों का नाश करने का विचार बनाया था। क्षत्रियों का, क्षत्रिय लिख दें, क्षत्रिय, या फिर इसे क्या कहें? राजपूत, राजपूतों लिख देते हैं। क्षत्रिय या राजपूतों का क्या करना चाहा? का नाश। और नाश किया भी बच्चों। इन्होंने काफी ज्यादा क्षत्रिय और राजपूतों का अंत किया, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें एक उपाधि दिया गया, सर्व छत्रांतक। क्या दिया गया है? सर्व छत्रांतक। सर्व छत्रांतक कहा गया। सर्व छत्रांतक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सर्व छत्रांतक का ही मतलब है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। सर्व छत्रांतक मीन्स होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्षत्रियों का नाश करने वाला। सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक की बात किया जाए तो सबसे शक्तिशाली शासक यही है बच्चों। शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली शासक तो ये थे बच्चों महापद्मनंद। क्या नाम था बच्चों? महापद्मनंद। यही थे सबसे शक्तिशाली शासक। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या फिर पिता भी इन्हीं को कहा जाता है बच्चों। किनको? महापद्मनंद को। किसका? केंद्रीय शासन, केंद्रीय शासन का पिता का जनक या पिता, जनक या पिता किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे महापद्मनंद। यही थे बच्चों केंद्रीय शासन पद्धति का जनक, इन्हीं को माना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार, जैसे मगध महाजनपद का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार की बात किया जाएगा तो यही किए थे बच्चों। सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार, सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार की भी बात किया जाएगा तो आंसर होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद की जो बात किया जाए बच्चों ना, तो महापद्मनंद दो चीज का बहुत ही लोभी था। एक तो एरिया, एक तो धन।
अर्थात ये लड़ाई मारकाट में बहुत ही माहिर था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसीलिए इन्हें इनके नाम को या फिर परशुराम को आप लोग जानते हो, परशुराम की इससे तुलना किया गया है। तो आइए जब वहां पर पहुंचेंगे तो हम उसे डिस्कस करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की आगे बात बढ़ते हैं। इनके प्रधानमंत्री, जब महापद्म नंद वंश के शासक थे तो प्रधानमंत्री किसी को बना के रखे होंगे, तो उस प्रधानमंत्री की भी बात करता है। प्रधानमंत्री या कहीं कहीं सिर्फ मंत्री लिखा रहेगा तो भी आप समझ जाइएगा। प्रधानमंत्री कौन था? राक्षस था बच्चों, राक्षस। क्या नाम था? राक्षस। नाम पर नहीं जाइएगा, राक्षस नहीं था, राक्षस नाम था उन व्यक्ति का। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। विष्णुगुप्त क्या कहा जाता था बच्चों? विष्णुगुप्त। जो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे किसके शासनकाल में बच्चों? तो महापद्म नंद के शासनकाल में। उनको क्या नाम था उनका? तो राक्षस या फिर विष्णुगुप्त उनका नाम था, उपनाम विष्णुगुप्त भी था। तो हमारा ब्लैक बोर्ड भर चुका है, तो एक बार इस पॉइंट को रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नंद वंश का टाइम पीरियड की बात किया जाए तो इस टाइम पीरियड को आप याद रखोगे तो आपसे एग्जाम में कहीं कहीं पूछ सकता है। इसके अंदर के टाइम पीरियड के पीछे आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो नंद वंश का टाइम पीरियड 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व के समय को नंद वंश का शासन कहा जाता है बच्चों। इस वंश का संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक की बात किया जाएगा तो महापद्म नंद है। अब ध्यान दिए, भारत का सबसे शक्तिशाली वंश की बात किया जाएगा तो कौन सा वंश? नंद वंश ही माना जाता है बच्चों। एक राष्ट्र की विचारधारा किस वंश ने विकसित किया हमारे देश में? तो किसने किया? वंश क्या ने दिया, अर्थात एक राष्ट्र की विचारधारा किस वंश ने दिया आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नंद वंश ने दिया। नंद वंश का अंतिम शासक की बात किया जाएगा तो आप लोग जानते हैं कौन है? घनानंद है बच्चों। अब यहाँ देखिए महापद्म नंद, इसके जो प्रथम शासक या संस्थापक या फिर वास्तविक संस्थापक हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये क्या थे बच्चों? धन और जमीन, धन और जायदाद के बहुत ही लोभी थे और ये अपने में क्या करते थे? सबका धन लुटाते और सबको मारते काटते अपने क्षेत्र का विस्तार बहुत ज्यादा किया था बच्चों। इसीलिए आइए इनके पॉइंट की बात करते हैं। तो ये राजधानी किसको बनाए थे? तो पाटलिपुत्र को बनाए थे। किसको बनाए थे? पाटलिपुत्र को। ये किस वंश के थे? अर्थात इनकी जाति क्या थी? तो शूद्र थी, शूद्र थी बच्चों। शूद्र में कहाँ थे? नाई थे। और क्षत्रियों से ये काफी खफा थे। अपने जब क्षत्रिय शासन कर रहे थे इनके यहाँ तो ये क्षत्रियों से काफी खफा थे, इसलिए क्या किए? क्षत्रियों का पूर्ण नाश करने का इनके अंदर विचार आया। काफी ज्यादा क्षत्रियों को ये हानि पहुंचाया, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? सर्व क्षत्रांतक, जिसका अर्थ होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। सबसे शक्तिशाली शासक की बात किया जाए तो कौन है बच्चों? महापद्म नंद ही है। केंद्रीय शासन का जनक या पिता किसे माना जाता है? तो महापद्म नंद को ही माना जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार किसने किया? तो महापद्म नंद ने ही किया। प्रधानमंत्री पद पर किसे रखे थे? राक्षस को, जिसका नाम था विष्णुगुप्त। ये हो गए सारे पॉइंट का डिस्कशन। हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए सारे पॉइंट को मिटाने पड़ेंगे। चलिए आ जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इनके प्रिय मित्र की बात करते हैं बच्चों। इनका एक प्रिय मित्र था। प्रिय मित्र, हर आदमी के प्रिय मित्र होते हैं, ऐसे इनके भी प्रिय मित्र थे। ठीक है, इनके प्रिय मित्र थे पाणिनि बच्चों। क्या नाम था? पाणिनि। पाणिनि थे इनके प्रिय मित्र। अब पाणिनि के बारे में आप लोग जानते होंगे या सुने होंगे। पाणिनि जो थे बच्चों, इन्होंने एक बुक की रचना की है। किसकी की है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी की रचना की है। किसने? पाणिनि ने। जो किसके किसके मित्र हैं? तो महापद्म नंद के प्रिय मित्र हैं पाणिनि ने अष्टाध्यायी बुक की रचना की है। रचना बुक है ये, ध्यान रखिएगा, बुक की रचना की है। लिखे हैं कहो तो, लिखे हैं रचना की है, एक ही बात है। ध्यान दीजिए। इसके बाद ये जो अष्टाध्यायी है आप लोग जानते होंगे, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है बच्चों। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या है तो आप अष्टाध्यायी का नाम देंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि किसके समकालीन थे? तो आप बता सकते हैं महापद्म नंद के समकालीन थे। या किसके मित्र थे? तो महापद्म नंद के मित्र थे। ठीक है, तो क्या है? प्रथम
संस्कृत व्याकरण बुक, संस्कृत व्याकरण किताब कह दें, किताब प्रथम संस्कृत व्याकरण किताब कौन सा है? अष्टाध्यायी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इनके उपनाम की बात किया जाता है। किसके उपनाम के? महापदम नंद के बारे में। तो उपनाम, उपनाम की बात किया जाए इनके, तो क्या नाम था बच्चों? भार्गव, सॉरी क्या नाम था? भार्गव, भार्गव या फिर और भी नाम है इनका, भार्गव, भार्गव, भार्गव या फिर इन्हें को क्या कहा जाता है? परशुराम का अवतार, परशु, क्या नाम था बच्चों? परशुराम, परशुराम का अवतार। उपनाम की बात किया जाएगा महापदम नंद के, तो इनका नाम था भार्गव या फिर परशुराम का अवतार। आपको बताया ही है कि सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार किस वंश ने किया है या किस राजा ने किया, तो आप लोग बोलेंगे महापदम नंद ने किया है। तो जाहिर सी बात है ये युद्ध करने में काफी माहिर रहे होंगे या फिर दूसरों को हराकर उसके क्षेत्र को मिलाने में काफी योग्य रहेंगे, इसीलिए इनको परशुराम का अवतार मानते थे, क्योंकि परशुराम भी किसी को भी मार काट में बहुत ही आगे थे बच्चों। इसीलिए उस तरह से ये भी किसी भी युद्ध में किसी को बहुत ही मारते थे, किसी को मारने या काटने में कोई हिचक इनको नहीं होती थी, इसीलिए इनको क्या कहा गया? परशुराम का अवतार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्होंने किसको जीता था? कलिंग को जीता था बच्चों। किसको जीता था? कलिंग जीता, कलिंग विजय। कलिंग की तरफ आक्रमण करके इन्होंने कलिंग को भी मगध महाजनपद में मिलाया था, लेकिन पूर्ण रूप से कलिंग को मगध महाजनपद में ये मिला नहीं सके थे बच्चों, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। जब ये कलिंग का विजय किए थे तो एकराट की उपाधि धारण किए थे। एकराट, किसकी उपाधि धारण किए थे? एकराट की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, आगे बढ़े। एकराट कहो या फिर एक और उपाधि थी, एक छत्र, क्या नाम था? एक छत्र की उपाधि। ये दो उपाधियों का ये धारण किए थे और मगध महाजनपद का दक्षिण तक पताका फहराया था किसने? महापदम नंद ने। अभी तक जो मगध वंश था उसका शासन उत्तर के ही तरफ चल रहा था, लेकिन ये पहले शासक हुए जो मगध महाजनपद अर्थात उसका झंडा या तिरंगा कहां तक फहराए थे? दक्षिण तक भी फहराए थे बच्चों, ध्यान रखिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उत्तराधिकारी की बात किया जाएगा। उत्तराधिकारी, किसकी बात किया जाएगा? उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी कौन था बच्चों? आप लोग को बड़े अच्छे से पता होगा कौन था? घनानंद। घनानंद इनके उत्तराधिकारी थे। कौन थे बच्चों? घनानंद किनके उत्तराधिकारी थे? तो पद्म महापदम नंद के। किसके थे? महापदम नंद के। तो इस तरीके से महापदम नंद का शासनकाल समाप्त होता है। अब किसका शासनकाल शुरू हो जाएगा? घनानंद का शासनकाल शुरू होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं घनानंद के बारे में। पारणी किसके प्रिय मित्र थे बच्चों? आप लोग बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में इस पॉइंट को लिखकर हमें बताइएगा। आइए हम लोग दूसरे शासक अर्थात नंद वंश का दूसरा शासक जो घनानंद है उसके बारे में बात करते हैं। इस वंश के दूसरे शासक थे घनानंद। घनानंद के बारे में आप लोग जानते हो बच्चों, घनानंद एक कैसा शासक था? बहुत ही क्रूर शासक था। कैसा शासक था? क्रूर शासक। घनानंद कैसे शासक थे बच्चों? क्रूर शासक थे। ये धन संग्रह अर्थात ये धन का बहुत ज्यादा लोभी था बच्चों। क्या था? धन का बहुत ज्यादा लोभी था। किसका लोभी था? अर्थात ये धन के लोभ में अत्याचार भी करता था। तो अत्याचारी, अत्याचारी भी इसे कहा गया। अत्याचारी या धन संग्रही क्या कहा गया? तथा धन संग्राही, धन संग्राही। इन्होंने अपने जीवन में क्या किया? क्रूर था ही, लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर बड़ा बड़ा दंड दिया करता था और अत्याचारी भी था। बहुत सारा अत्याचार भी लोगों के ऊपर करता था, निरपराध लोगों के साथ भी अत्याचार का काम करता था। और धन संग्राही,
धन संग्राही मतलब जिसके शासन में किसान उसान थे उनसे बहुत ज्यादा ही ऋण लेता था बच्चों, ब्याज बहुत ज्यादा लेता था, अर्थात टैक्स ज्यादा लेता था। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा धन को ले आने के चक्कर में रहता था कौन? घनानंद। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो इसके पहले वाले राजा थे वो किसको जीते थे? कलिंग को विजय किए थे। तो कलिंग में नहर बनाने का काम किसने किया? घनानंद ने। नहर निर्माण, कलिंग में नहर निर्माण किसने किया बच्चों? घनानंद ने किया था। आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं घनानंद ने अपने शासन काल में किसको प्रताड़ित किया था बच्चों, या किसको अपमानित किया था? चाणक्य को। किसको अपमानित किया था बच्चों? चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य का अपमान, चाणक्य का अपमान किया था, जिसे चाणक्य इसकी प्रजा और इसके शासन पद्धति से बहुत ही ज्यादा खपा थे। और चाणक्य ने ही जब इसने शासन करके अपनी प्रजा इनके खिलाफ जाने लगी, क्योंकि ये अच्छा शासन कर ही नहीं था, क्योंकि अत्याचारी था और धन संग्रही बहुत ज्यादा करता था, प्रजा वहां की बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मौका पाकर चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से क्या करते हैं? अर्थात अपने शिष्य से इसकी हत्या करा देते हैं। तो हत्या हो जाती है बच्चों किसका? घनानंद का। कौन कराते हैं बच्चों? चाणक्य कराते हैं। चाणक्य ने किया नहीं, चाणक्य ने कराया। किसके द्वारा? प्रिय शिष्य, प्रिय शिष्य क्या नाम है बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से। चंद्रगुप्त, सॉरी यहाँ थोड़ा सा लाइन उल्टा पड़ रहा है, तो अगर आप ऐसे ही नोट कर लोगे तो दिक्कत होगा। इसने हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य लिख सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी हत्या कर दिया बच्चों। किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से। अब जाहिर सी बात है, कौन सा वंश स्टार्ट होगा बच्चों? मौर्य वंश स्टार्ट होगा। तो ये हमने सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके किससे रिलेटेड? शिशुनाग वंश से रिलेटेड और नंद वंश से रिलेटेड, वो सारे पॉइंट हमने आपको डिस्कस किए। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में किस वंश की जानकारी दी जाएगी? तो ये दिया जाएगा मौर्य वंश की जानकारी।